तो हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो भाई गिवन कंपाउंड में मास परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, सुनिए। सपोज मान लीजिए मेरे पास ये मीथेन है। मीथेन में कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1 × 4, यानी टोटल कितना हो गया 16 ग्राम हो गया। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, 16 ग्राम में कार्बन कितना ग्राम है 12, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं 16 ग्राम मीथेन में 12 ग्राम कार्बन है, तो एक में 12/16, तो 100 में 12/16 × 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75%। इसी तरह से देखो हाइड्रोजन कितने ग्राम है 4, तो 16 ग्राम मीथेन में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताओ 1 में कितनी हुई 4 अपॉन, तो 100 में कितनी हो गई 4/16 × 100, यानी 25%। ठीक है ना। तो आपको जब भी मास परसेंटेज निकाल क्या करना है, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। ठीक है ना। जब भी आपको मास परसेंटेज निकालनी है तो मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये समझ में आ गया, बोलो। तो एक काम करो, ये ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें बताइए आप मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाल के दीजिए। अमन लेट कैसे भाई? हाँ बेटा बताओ आंसर। देखो बेटा सुनो, हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज ये है
C6H12O6, तो 6 इंटू 12, 12 इंटू 1, 16 इंटू 6। ठीक है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ये तो हो गया आपका 72, ये हो गया 12 और ये हो गया 96। जोड़ करने पर आएगा 180 ग्रेड। आ गया क्या? ये कल अपन ने यूज लिया था, याद कीजिए। अब बताओ, आपसे कही कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो जिसका निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई 100, 40%। वेरी गुड अभिषेक चौधरी। फिर आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो 12 अपॉन 180 इंटू 100, 6.66। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 96 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। ठीक है, तो 53.34। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? अरे कुछ बताओ तो सही। कशिश चांदनी ठीक है, बाकी सारे किसी को नहीं समझ में आया मतलब? अरुणा समझ में आया तेरे को? यस आजरीवाल आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो सुनो। हाँ बेटा देखो सुनो, अगर आपसे ग्लूकोज में पूछा जाए कि मोल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12 है। अब ये कहां से आया? देखो बेटा, ये बेटा 6 12 6 सोल्व कर लो, 1:2:1 आ जाएगी। ठीक है, आपसे कहे मास रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का मास कितना निकाला? 72, हाइड्रोजन का कितना निकाला? 12 और ऑक्सीजन का कितना निकाला? 96। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक काम कीजिए, ये कंपाउंड है देखो, यूरिया, इसमें बताओ मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बताइए। वेरी गुड कशिश चांदनी, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। हाँ जी कार्तिक बंसल, बहुत बढ़िया। बंसल साहब आप गंगानगर से हैं? बंसल साहब गंगानगर से आप? यस आजरीवाल, बहुत बढ़िया। कनन विड्डा, आपने किसका परसेंटेज निकाला है? अच्छा ठीक है बेटा, मैंने नाइट्रोजन का पूछा है। ओके बंसल साहब। देखो बेटा, जिसका परसेंटेज निकालना है ना, उसका टोटल मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 करना है। ठीक है ना? तो देखो
देखो क्या करेंगे बेटा, ये यूरिया है NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60, ठीक है। इसमें मास ऑफ नाइट्रोजन आएगा देखो 14 इंटू 2 28, ठीक है। बाकी का हमें निकालना है, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो देखो मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, सोल्व करेंगे 46.66%। आ गया समझ में साहब? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। मेरे पास एक कंपाउंड है Na2SO4 डॉट 10H2O, इसके अंदर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बता दो। ये पूरा एक कंपाउंड है Na2SO4 डॉट 10H2O, तो आप बता दीजिए। देखो बेटा सुनो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, है ना। देखो 2 सोडियम है 23 इंटू 2, ठीक है। फिर सल्फर की बात करें 32, 4 ऑक्सीजन की बात करें 16 इंटू 4, ठीक है। और 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर का कितना होता है 18 इंटू 10 कर देते हैं। देखो ये हो गया 46, 32, 64 और 180, ठीक है। तो अब आप इसको जोड़ो, जोड़ने पे कितना आ रहा है ये आ रहा होगा आपका 322 आ रहा है क्या? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? आ रहा है 322, बोलो। मॉलिक्यूलर मास 322 आ रहा है क्या? ठीक है। अब हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब समझना, देखो Na2SO4 में दिख रही है 4 ऑक्सीजन और 10H2O में 10, एक H2O में 1, तो 10H2O में 10 होगी, तो टोटल होगी 14 ऑक्सीजन, है ना। 14 इंटू 16 डिवाइड बाई 322 इंटू 100, ऐसा कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो। कबीर साहब आ गया? ठीक है साहब। किसी को डाउट यहां तक? हाँ इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आ रहा है ना वो आप चेक कर लेना। परसेंटेज में किसी को डाउट है क्या? ये साजरीवाल ठीक है। चलिए अब देखो अपन एक और वैरायटी पे चलते हैं। देखिए क्या, सुनिए।
आपको मैंने ये बोला कि एक कंपाउंड contains 75% carbon by mass, then calculate its molecular mass, then calculate its minimum molecular mass. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है ध्यान दीजिए, मैंने ये बोला a compound contains 75% carbon by mass, then calculate its minimum molecular mass. बेटा एक चीज बताओ, मिनिमम का मतलब समझे आप? एक क्लास में टीचर लेक्चर दे तो कम से कम उस क्लास में एक बच्चा तो होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आपको बात करनी है तो कम से कम आपके सामने एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है? तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मिनिमम का मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट का कम से कम एक एटम होना चाहिए। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? तो जब भी मिनिमम बोले, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास means at least one atom of that element should be present. अरे समझ में आया क्या? कम से कम एक तो होगा ना, कार्बन है तो कम से कम एक कार्बन, ठीक है? समझ में आई बात? ये लाइन समझ में आई क्या? अरे बोलो नवाबों, ठीक है? किसी चांदनी को आई है सिर्फ समझ में, बाकी तो सारे नींद ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चलो देखो बेटा सुनो, अब करना क्या है, आपको कह रहा है मास परसेंटेज, ये फॉर्मूला देखो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 75, ये लिख दिया। मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, हमें एलिमेंट दिया हुआ है कार्बन, और मिनिमम के लिए कार्बन का एक एटम होना चाहिए, तो एक एटम का मास कितना होगा? 12, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 12 लिख दिया। और मॉलिक्यूलर मास वो हमें निकालना है, इनटू 100 सोल्व कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास आ गया 16। ये एक क्वेश्चन करके बताइए। ये कहता है एक कंपाउंड contains 8% sulfur by mass, then calculate its minimum molecular mass। ठीक है, बताओ बेटा। वेरी गुड, छा गया भाई अभिषेक चौधरी। देखो बेटा सुनो, अरुणा गलत है आपका।
देखो कितना कह रहा है 8%। हाँ कनन मिड्डा सही है। तो 8 मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट सल्फर का होता है 32, मॉलिक्यूलर मास निकालना है इनटू 100, 4 मॉलिक्यूलर मास 400 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है। सही है, यस वेरी गुड। चलिए ये बताइए, एक कंपाउंड contains 8% oxygen by mass, then calculate its minimum molecular mass। बताओ साहब। वेरी गुड, धना धना आ रहे आंसर। चलो देखो कैसे करेंगे। आपको बोला 8%, ये 16 मॉलिक्यूलर मास निकालना है इनटू 100, 2 टाइम चला गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया 200। ये बस आसान है। देखो सब्जेक्ट समझ में आएगा ना तो बहुत ही मजा आएगा आपको, और समझ में तभी आएगा जब आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने बोला एक कंपाउंड contains 25% hydrogen by mass, then calculate its molecular mass if it contains 4 hydrogen atom per molecule। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस बार मिनिमम नहीं है, चेक करो। इस बार इसने बोला 4 हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया बेटा। कशिश चांदनी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक चौधरी सही है, यस आजरीवाल सही है, अरुणा सही है। देखो साहब कितना परसेंट, 25। पर्टिकुलर एलिमेंट का मास 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू, ये चला गया 4 टाइम, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। हीमोग्लोबिन contains 0.33% iron by mass, calculate its molecular mass if it has 4 Fe atom per molecule। ठीक है, और Fe का एटॉमिक मास होता है 56। बता दो बच्चों। बहुत बढ़िया कशिश चांदनी, जोरदार, जबरदस्त।
कैलकुलेशन सही करें। यस, कैलकुलेशन सही करो बेटा। देखो कितना परसेंट है, 0.33। ठीक है, मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट 4 Fe एटम है, 4 इंटू 56। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ सही है कार्तिक बंसल, सही है। 67688 लगभग लगभग ऐसा आएगा, लगभग लगभग, आप चेक कर लेना। तो ये वैरायटी सबको समझ में आ गई। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। हाँ भैया, अरे समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो अभी जो मैंने पढ़ाया है उस पे वर्कशीट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो मैंने पीडीएफ सेंड कर रखी है, तो वर्कशीट फर्स्ट एंड सेकंड में आप करना, वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। अब एक चीज सुनो बेटा, एक क्वेश्चन बताओ, विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में देखो आपको दिया है 64 ग्राम ऑक्सीजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम SO2। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, बताओ। हाँ अरुणा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड चौधरी साहब। यस साजरीवाल, फोर्थ नहीं होगा। देखो सुनो, क्या करेंगे, आपको 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालो। 64 डिवाइडेड बाई 32, कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, फिर निकालो मोल ऑफ नाइट्रोजन, 28 डिवाइडेड बाई 28, 1 आ गया। फिर मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालो, 10/2, 5 आ गया। मोल ऑफ SO2 निकालो, 64 डिवाइड बाई 64, ये 1 आ गया। ये मोल आ गए, मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, क्या करोगे, 2 इंटू एन, 1 इंटू एन, 5 इंटू एन एंड 1 इंटू एन। तो किसमें ज्यादा हुई, 10 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ भैया, डाउट है क्या किसी को?
किसी को डाउट? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है, डाई एटॉमिक गैस दे रखी है, और ट्राई एटॉमिक आपको गैस दे रखी है। देखो मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन, यानी एक एटम हुआ, है ना, पर मॉलिक्यूल एक एटम। डाई एटॉमिक में दो हो गए, O2, N2, Cl2, Br2, इस तरह से, है ना, ये इस तरह से ले सकते हैं अपन। ट्राई में तीन हो गए, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो आपको मोल तो गिवन है, तो मोल तो सबके 0.1 है, तो मॉलिक्यूल, मोल से मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते क्या? अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो मोनोएटॉमिक में एक ही एटम है, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे। डाई एटॉमिक में दो है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्राई एटॉमिक में तीन है, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। मोनोएटॉमिक में एक, डाई एटॉमिक में दो, ट्राई एटॉमिक में तीन, ठीक है। देखो सुनो, आपसे कहे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ओजोन, ठीक है। मोल गिवन है, मोल से पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, है ना। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, कर दिया, कर दिया। अब आपको एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, तो 0.1 इंटू Na इंटू 3, क्यों, कितने एटम है, 3 है, से मल्टीप्लाई कितने से कर दिया मैंने, 3 से। डायटोमिक होता तो 2 से कर देता, मोनोटोमिक होता तो 1 से ही करता। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस, आजरीवाल समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये सुनिए, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 1 ग्राम पर ml। ये बड़ी काम की बात है, बहुत ज्यादा काम। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। अच्छा, डेंसिटी का मतलब देखो, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। जब डेंसिटी 1 है, इसका मतलब मास इन ग्राम और वॉल्यूम इन ml क्या हो गई, बराबर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ये इस दुनिया में एकमात्र ऐसा लिक्विड है जिसका मास और वॉल्यूम सिमिलर आता है, बाकी और कोई भी लिक्विड नहीं है।
है ना, इसकी डेंसिटी कितनी है 1। ये 1 तभी आ सकती है ना जब ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सिमिलर हो, तभी आ सकती है ना। इसका मतलब देखो आपको अगर 1 ग्राम वाटर दिया, इसका मतलब वो 1 ml वाटर है। आपको 18 ग्राम वाटर दिया, इसका मतलब वो 18 ml वाटर है। आपको 180 ग्राम वाटर दिया, इसका मतलब वो 180 ml वाटर है। आपको 1000 ग्राम वाटर दिया, इसका मतलब वो 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर है। समझ में आ गया? मतलब वाटर के लिए मास और वॉल्यूम एक ही बात है। तो जैसे सपोज आपसे अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप, वो आपको गिवन है 0.0018 ml। ठीक है, तो ये कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बताओ भाई। 0.00 ने देखो बेटा सुनो, आपको ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है एग्जैक्टली यही मास है। यानी मास ऑफ वाटर कितना हो गया 0.0018 ग्राम। मास आ गया, मोल निकालना है तो क्या करेंगे 0.0018 डिवाइड बाई 18, ये मोल आ जाएगी। तो मोल आपके कैसे आ जाएंगे, देखो इसको हटा दो, ये आ गया नीचे 10⁻⁴, यानी ये हो गया 1 × 10⁻⁻⁴। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालने, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे निकाल लोगे 10⁻⁻⁴ इंटू n। समझ में आएगा क्या? बोलो साहब। चलिए एक क्वेश्चन बताइए कि आपको ये बताना है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बताओ वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताइए साहब। ये कल कैलकुलेट किया था आपने?
हाँ भैया, आपने कल एक मॉलिक्यूल का मास निकाला था, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा और क्या। देखो कल हमने क्या सीखा था, हमने ये बोला था कि देखो Na मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम या 18 ml। तो एक मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई Na, यानी 18 अपॉन ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ गया बच्चों? आगे चलें। चलो देखो सुनो, देखिए अपन ने मास से मोल को कनेक्ट किया, अपन ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल को कनेक्ट किया, अब अपन वॉल्यूम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो सुनो बेटा, मास से आपने क्या किया था, मास वर्सेस मोल में क्या था कि जो गिवन मास था उसको आप फॉर्मूला मास से डिवाइड करते थे तो ग्राम मोल आ जाता था, और मल्टीप्लाई करोगे ग्राम मोल को तो वापस मास आ जाएगा। फिर मास वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो पार्टिकल्स को डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर से, ये आ जाएगा। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये पढ़ा चुका हूँ, चेक करो। अब बात करते हैं, देखो सॉरी, ये मोल वर्सेस नंबर ऑफ, अब लेते हैं मोल वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस, ये लेते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो सुनो बेटा, एक कंडीशन होती है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब ऐसी चीज जो हम लोगों ने मान रखी हो। ठीक है ना, जो हम लोगों ने मानी हुई है। मानी हुई क्या है, देखो माना हुआ ये है कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेना है। ठीक है, प्रेशर जो है वो क्या लेना है, 1 atm लेना है। ये मानी हुई है। जैसे हम लोगों ने ऐसा मान रखा है ना कि 33% मार्क्स आ गए इसका मतलब वो बच्चा पास हो गया, है ना, 60% आ गया इसका मतलब उसकी फर्स्ट डिवीजन आ गई, ये कुछ माना हुआ है। अच्छा, इसी कंडीशन का दूसरा नाम है एनटीपी। इसी को क्या बोलते हैं, एसटीपी या एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो, है ना, इन दिस कंडीशन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल जो गैस होती है उसका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर या 2240 ml। ध्यान रखना, मैंने ये सिर्फ गैस के लिए बोला है, ये ध्यान से सुन लेना, ये बात बहुत काम की। अच्छा, ये निकालते किससे है, एक इक्वेशन आती है भैया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको, आगे आइडियल गैस इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अभी तो आपको याद रखना चाहिए, अपना एक चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मैटर, उसमें पढ़ेंगे अपन। तो देखो प्रेशर कितना है, 1 atm, वॉल्यूम हमें निकालना है कितने मोल का, 1 मोल, एन मोल होता है, आर कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका आ जाएगा। तो अभी तो आप याद रखो
है ना, ज्यादा सही रहेगा। इसको मैं बाद में लेटर ऑन बता दूंगा कि कैसे आया, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो कल इतना नोट करें आप याद कर ले 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, और कौन सी कंडीशन में, एसटीपी कंडीशन में, ये ध्यान रखें आप। तो अगर वॉल्यूम 44.8 लीटर हुआ तो मोल कितने हुए, बताओ भाई। अगर एसटीपी पर वॉल्यूम 44.8 लीटर हुआ तो मोल कितने हो जाएंगे, हाँ और क्या। अरे एक मोल का आ रहा है 22.4, मैंने जस्ट डबल बोला इसकी वैल्यू, तो दो हो गए। तो एसटीपी और एनटीपी एक ही बात है ना, एसटीपी एनटीपी एक ही बात है। ये याद रखो, ये आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ाऊंगा आगे आपको कैसे आती है, इसका डेरिवेशन देखेंगे अपन, एक बार आप लर्न कर लो। ये कुछ चीजें ऐसी है जो धीरे धीरे आपके आती जाएगी, अभी तो पहला चैप्टर है बेटा। तो अब देखो, नोट कर लिया, चलिए देखिए सुनिए क्या करेंगे। देखो आपको बोला कि गिवन वॉल्यूम इसमें लीटर में, उसको डिवाइड करना है 22.4 से, तो आपके पास आ जाएंगे ग्राम मोल, और उल्टा चलेंगे तो ग्राम मोल से गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी ग्राम मोल निकालना है आपको डिवाइड करना है, इसलिए मैंने कल बोला था कि मोल निकालना है तो डिवाइड करना है, एमडी करना है। और मोल से कुछ भी निकालना है, मोल से मास निकालना हो, मोल से पार्टिकल निकालना हो, मोल से वॉल्यूम निकालना हो, हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे जल्दी क्या करो, रेस्पॉन्ड फटाफट। मोल निकालना है, डिवाइड करना है, और मोल से कुछ भी निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास 67.2 लीटर मिथेन गैस है, ठीक है, ये गिवन है। तो सबसे पहले ग्राम मोल निकालो, ये एसटीपी पे गिवन है, तो ग्राम मोल कैसे निकालोगे, दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ क्या, इसको डिवाइड किससे कर देंगे, हाँ वेरी गुड, 22.4 से। कितने मोल आ गए, 3 मोल आ गए, मोल आ गए। अब मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स निकालना है। अब मोल से कुछ भी चीज निकालनी हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पार्टिकल निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से किया। फिर कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स, इतने मॉलिक्यूल है मीथेन के, हर मॉलिक्यूल में 5 एटम है, चेक करो, तो मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन,
तो कल आपने मीथेन में प्रोटॉन निकाले थे, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 के 4 हो गए तो 10 आ गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, 3 इंटू Na इंटू 10। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ये कल ऐसे निकालने सिखाए थे मैंने आपको। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, 3 इंटू Na इंटू, बोलो क्या आ जाएगा, 6। फिर बताओ मास ऑफ मीथेन, 3 इंटू 16, 48 ग्राम। 3 मोल मीथेन दिया हुआ है, मास निकालना है, तो क्या करेंगे, मीथेन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया क्या बच्चों? चलिए एक करके बताइए मुझे। मैं कहता हूं कि मेरे पास 5.6 लीटर C2H6 है ना, 5.6 लीटर C2H6। निकालो मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, है ना, सब कुछ कैलकुलेट करके बताइए मुझे फटाफट। सारे निकालो, फिर सब एक साथ जवाब देना। हो गया बेटा? चलिए चेक करें, देखो
क्या है, आपको मोल निकालने, मोल ऑफ C2H6, ठीक है। तो C2H6 के जो मोल निकालने, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मोल निकालने के हमेशा डिवीजन करना पड़ता है। तो 5.6 डिवाइड बाई 22.4, 0.25। मोल के बाद मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, 0.25 इंटू Na, नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, 0.25 इंटू Na इंटू 8, 2 और 6 8 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 0.25 इंटू Na, प्रोटॉन कितने हो गए, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के हो गए आपके 12 और हाइड्रोजन के 6 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं पहले, न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। एंड मास निकाल लो, तो 0.25 इंटू 30, 7.5 ग्राम। सबको समझ में आया? बोलो साहब। चलिए कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन, मोल कैलकुलेशन समझ में आ गई? चलो बेटा सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंबर्शन रिएक्शन। ठीक है, देखो कंबर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबर्शन का मतलब होता है कि हमें किसके साथ ये करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। और देखो मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। हम पढ़ते हैं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैंने लिखा ये मीथेन को मैं O2 से रिएक्ट करवा रहा हूँ, इसका मतलब मीथेन का मैं कंबर्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं मीथेन का कंबर्शन कर रहा हूँ तो देखो कैसे करेंगे, सुनो। आपको क्या करना है, जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो। इसमें एक कार्बन दिख रहा है तो एक CO2 बना दो, बना दिया। जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, है ना, उसके आधे वाटर बना दिया करो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, तो 4 के आधे कितने हो गए, 2, तो बना दो 2H2O। ये ऐसे किया मैंने, ठीक है ना। आपको जितने कार्बन दिखे उतने CO2, जितने हाइड्रोजन दिखे उसके आधे वाटर बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इस CO2 में 2 ऑक्सीजन और H2O के एक मॉलिक्यूल में 1, तो 2 में कितनी हो गई, 2। टोटल कितनी ऑक्सीजन एटम हो गई, 4। हमें यहाँ O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है, तो जितनी ऑक्सीजन आई ना उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये बन गई, ये बैलेंस हो गई। और लेते एग्जांपल, देखो सुनो, जैसे मेरे पास है C3H8, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3। क्या करेंगे, 3CO2। कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 8। क्या हो जाएगा, 8 दिख रहे हैं ना, तो 8 का हाफ कर दीजिए, तो हो गए 4H2O। तो समझ में आया? देखो अब क्या करोगे, CO2 तो कितने हो गए, ये तो हो गए 6 ऑक्सीजन, और इधर कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए। 10 का आधा कर दो, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। यहाँ लगा दो 5।
जैसे सपोज आपको बोला कि C5H12 का कितने CO2 बनाओ, बताओ। C5H12 का बोलो। अरे फटाफट बोलो, इतनी आसान सी बात है। हाँ, और H2O, H2O बोलो। 6। हाँ करण मिड्डा, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, जितने कार्बन उतने CO2, तो 5 CO2। हाइड्रोजन 12, तो 6 H2O। अब देखो क्या हुआ, ये कितने हो गए ऑक्सीजन, 5 2 जा 10, और 6 1 जा 6, तो 10 और 6 16, 16 का आधा करो 8, ये आ जाएंगे 8O2। आ गए समझ में? कनन मिंडा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब कुछ की इक्वेशन आप लिखो फटाफट, बताओ मुझे कितने कितने आ रहे हैं इसके। इनको फटाफट बैलेंस करो, बताओ साहब, जल्दी कीजिए। पहले में 9O2। हाँ सही है बेटा, सही है कबीर, सही है। सेकंड का 7.5, सही है कबीर साहब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सारे बच्चे। हाँ यस, सही है बेटा। ठीक है सुनो, देखो बेटा, 6 कार्बन है, तो क्या बनाएंगे, 6 CO2। 12 हाइड्रोजन है, तो क्या बना दूंगा, 6H2O। कितने हो गए, 6 2 जा 12, और 6 1 जा 6, तो 12 एंड 16 9 लगा दो। 6 कार्बन, 6 CO2, 6 हाइड्रोजन है, 3H2O। ये हो गया 6 2 जा 12 एंड 3 15, 15/2 7.5 आ गया। C4H10 है ना। कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन का हो गया 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है, 5H2O, तो 8 एंड 5 13, 13/2 6.5। ये किसके सारे सही है, वेरी गुड। अरे वाह, सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट, अरे किसी को डाउट है क्या। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर किसी कंपाउंड में मान लो
साथ में ऑक्सीजन भी हो तो क्या करेंगे? हाँ कशिश, हेलो, सर गलती से हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए देखिए, सपोज एक कंपाउंड के अंदर मान लीजिए, जैसे मेरे पास देखो CH3COCS3, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पहले से है, तो क्या करेंगे? चेक करो, फंडा वही चलेगा, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे वाटर। करते हैं स्टार्ट। देखो कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3, तो 3 CO2। हाइड्रोजन देखो 3 और 3 6, तो 3 H2O हो गया। यहां से देखिए, ये हो गई 6 ऑक्सीजन और ये हो गई 3 ऑक्सीजन, यानी कितनी आ गई? 9 ऑक्सीजन आ गई। आ गई। लेकिन अब देखिए, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी इस कंपाउंड के अंदर है, ये देखो, ये दिख रही है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन तो है, तो वो ऑक्सीजन आपको कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें 8 ऑक्सीजन चाहिए, 8 को डिवाइड कर दो 2 से, यानी 4O2। अब बैलेंस है, चेक कर लो। तो जितनी ऑक्सीजन गिवन कंपाउंड में है ना, उसको कम करके फिर डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे देखो, सुनो बेटा, मैंने लिया CH3COOH, ये कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में चेक करते हैं, देखिए कार्बन की 2 है, 2 कार्बन है, तो क्या करेंगे? 2CO2। हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4, तो 2H2O। अब देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, ये तो टोटल कितनी है? 6 है ना। 6 में 2 तो पहले ही आ गई, तो कितनी और चाहिए? 4 ही चाहिए ना, यानी डिवाइडेड बाई 2 करके यहाँ लिख दो, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए ये बताइए, C6H12O6, इसका लिखो C6H5COH, इसका लिखो। देखिए भैया, हाँ वेरी गुड। ग्लूकोज वाली तो रिएक्शन शायद आपने पढ़ी भी होगी पहले, है ना? देखो बेटा सुनो, 6 कार्बन है ना? तो 6 कार्बन है, तो क्या करोगे? इसमें 6CO2। हाइड्रोजन कितनी है? 12, तो आधे कर दो, 6H2O। इधर हो गए 12 और 6 18, 18 में से 6 तो आ गई, तो वो कम कर दो 12, 12 को डिवाइड करो 2 से, 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्बन कितने हैं? 6 और 1 7 है, तो 7CO2, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो 5 और 1 6, तो 3H2O। देखो कितना हो गया? 14 एंड 3 17, 2 पहले आ गई, तो बचे 15, 15 को डिवाइड बाई 2 करो, तो कितना आ गया? 7.5। आ गया कि नहीं आ गया? ये इस तरह से कर सकते हैं अपन।
हाँ बेटा समझ में आ गया? अरे सबको समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अब देखो, आपसे अगर वैसे बोलूं, देखो मेरे पास ये CH4 है, इसकी बैलेंस इक्वेशन ऐसा आती थी। तो देखो ये जो बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन में आगे जो डिजिट लिखे होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं उनको। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो मीथेन का 1, ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1 और ये 2। ठीक है, समझ में आया? तो ये मोल है, देखो ये गैस स्टेट में, ये गैस स्टेट में, ये गैसेस नहीं कहे तो इसको लिक्विड स्टेट में लेना है। ठीक है, अब आपसे अगर ये कहे कि बताइए, क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, है ना। तो बेटा देखो, जब आपने 1 मोल मीथेन का कंबशन किया तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, चेक कर लो, देखो दिख रहा है, इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल पता है, तो एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, तो 2 का कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए क्या? ये बताओ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 which will produce by complete combustion of 160 ग्राम मीथेन। बताओ साहब। बताओ बेटा। बोलो। वेरी गुड अरुणा। अभिषेक चौधरी सही कर बेटा। देखो आपको 160 ग्राम मीथेन दिया है, तो बताइए मोल ऑफ मीथेन बताओ। 160 डिवाइड बाई 16, 10 मोल हो गया। अब बताओ 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2 बन रहा, चेक करो, बन रहा है ना। 1 मोल मीथेन से 1 मोल CO2, तो 10 मोल मीथेन से 10 मोल CO2, तो बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2, तो 10 इंटू 22.4। ठीक है, तो अब सुनो बेटा, मैंने मोल की कैलकुलेशन आपको समझा दी, कि स्टोइकियोमेट्री को किस तरह से करना है ये भी मैंने समझाया। अब आप एक काम करना कि YouTube पे जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 देखना, उसमें कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है लिमिटिंग रिएजेंट।
वो एक बार आप देख लेना, है ना, वो मैं आपको फिर बाद में करवाता हूँ। कल की क्लास का टाइमिंग आपका जो रेगुलर होता है 6:30 to 7:30 उस टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आप पढ़े एक बार इसको, बाकी वीडियो देखते रहें, और मैंने जो पीडीएफ सेंड कर रखी है बेटा, थोड़ा सा वो रह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। पढ़ लिया था क्या आपने लिमिटिंग रिएजेंट? आज पढ़ोगे? अभी तैयार हो क्या सारे पढ़ने के लिए? चलो ठीक है, फिर पढ़ा देता हूं मैं अभी। सुनो, तो लेते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग डाल लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट। देखो क्या मतलब होता है, ये कहता है कि रिएजेंट के बजाय आप लिखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट विच इज टोटली consumed in a chemical reaction। ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सुनो, देखो एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री बेटा, ठीक है, उस फैक्ट्री में पर डे 1000 रिम बनती है, ठीक है। 500 जो मेन बॉडी होती है वो बनती है, 500 आपके मान लीजिए जो चेन है वो बनती है, 500 सीट बनती है, ठीक है, और मैं कहता हूं 300 हैंडल बनते। अब बात को समझना ढंग से। देखो 1000 रिम है, एक साइकिल में 2 रिम चाहिए आगे और पीछे, तो 1000 से 500 साइकिल बना सकते हैं, बना सकते हैं। 500 मेन बॉडी है, हर में एक बॉडी काम आती है, तो अभी भी 500 साइकिल बना सकते हैं। हर में एक चेन काम आती है, बन सकती है। 500 सीट, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ गई, हैंडल कितना है? 300 ही ना, तो 300 साइकिल में तो हैंडल लगेगा, बाकी 200 में तो लगेगा नहीं ना। बिना हैंडल साइकिल कौन चलाएगा भाई? चला सकता है क्या? नहीं चलेगा ना। इसका मतलब आप कितनी साइकिल बना पाए? 500 या 300? कितनी बना पाए? 300 बना पाए ना, है ना। देखो इसका मतलब हैंडल सारे खत्म हो गए, सीट 300 खत्म हुई, चेन भी 300 खत्म हुए, मेन बॉडी भी 300, और रिम 600, है ना। यानी देखो ये बच गए 400 बच गए, ये 200 बच गए, ये 200 बच गए, ये 200 बच गए, और ये 0 बचा, बचा ना। भले ही ये बहुत सारे पड़े हैं लेकिन कोई काम के नहीं, क्योंकि हैंडल नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। इसका मतलब इस कंडीशन में हैंडल जो है वो लिमिटिंग रीजन है कि नहीं। जैसे देखो आप घर पे मान लीजिए, अपन जनरली घर पे चीनी तो चलो 5-10 किलो रखते हैं, एक नॉर्मल बात करें, लेकिन दूध है वो पर डे लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको 1 कप चाय बनानी है, ठीक है, उसमें 10 ग्राम चीनी चाहिए, ठीक है, और 1 कप चाय बनाने में मैं कहता हूं कि आपको 100 ml दूध चाहिए, तो 100 ml दूध और 10 ग्राम चीनी चाहिए। आपके पास मान लीजिए मैं कहता हूं कि 500 ml है और 1 किलो चीनी है, तो 500 ml से अपन 5 कप चाय बना सकते हैं, लेकिन चीनी तो अभी भी पड़ी है, तो दूध तो खत्म हो गया और चीनी बची पड़ी है। जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट है,
और जो बच गया वो एक्सेसिव रिएजेंट है, ठीक है ना। अब देखो सुनो, सुनना बेटा ढंग से। जैसे मेरे पास ये देखो H2 प्लस Cl2 2HCl, ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन में इनके आगे ये जो नंबर लिखे होते हैं इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 2। अब मान लीजिए मैंने गिवन बोला कि मैंने इसके 2 मोल लिए, इसके 2 लिए, मतलब ये कितना बनेगा? और बन जाएगा। मैंने इसके 20 इसके 20 लिए, ये कितने बन जाएंगे? 40 बन जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, मैंने इसके लिए 2 और इसके लिए 10, अब कितने बनेंगे? कशिश चांदनी जोड़ना नहीं है। हाँ कार्तिक बंसल सही है, अभिषेक चौधरी सही है, अरुणा तो छा ही गई, 20-20 बना दिए इसने तो। देखो बेटा सुनो, अब ध्यान से समझना। देखिए इनका रेशियो था 1-1, है ना, 2-2, रेशियो भी वही है, 20-20 वही है। मुझे एक बात बताओ, इसका 1 मोल इसके 1 से रिए कर रहा है, तो 2 मोल 2 से करेगा ना, 2 10 से कैसे कर जाएगा?